डियर स्टूडेंट, आप सभी के पी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्वीकर्ता की नष्ट निधि या दिवालिया होना तथा आंशिक भुगतान, इसके संबंध में पंजी प्रविष्टि किस प्रकार से होगी, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। कभी कभी ऐसा भी स्थिति निर्मित हो जाती है कि जिसमें स्वीकर्ता भुगतान तिथि के पहले ही भुगतान तिथि के पहले ही दिवालिया घोषित हो जाता है। परिणामतः विपत्र का भुगतान नहीं हो पाता है। अतः इस परिस्थिति में आहारता और आहारी दोनों की बहियों में विपत्र के अनादरण की ही लेखा प्रविष्टियां की जाती है। क्या बोल रहा है? इस स्थिति में आहारता मतलब लेखक और आहारी मतलब स्वीकर्ता दोनों की बहियों में विपत्र के अनादरण की ही लेखा प्रविष्टियां की जाती है। ऐसा जब होता है, जब दिवालिया हो जाता है स्वीकर्ता, तो उस स्थिति में हम जो पंजी प्रविष्टि करेंगे आहारता या आहारी दोनों के में, तो उसमें जो है अनादरण की ही प्रविष्टि की जाती है। दिवालिया का मतलब होता है भुगतान करने की शक्ति ना होना, मतलब उसके पास फुट्टी कौड़ी ना होना, इसको बोलते हैं दिवालिया। मतलब पैसा नहीं होगा उसके पास, भुगतान करने की ताकत नहीं होगी, वो भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं होगा, तो हो जाएगा दिवालिया। ठीक है। इस तरह आहारता पुनः स्वीकर्ता को ऋणी बना देता है। स्वीकर्ता को क्या बना देता है? ऋणी बना देता है। यदि स्वीकर्ता से विपत्र की आंशिक राशि प्राप्त होती है, तो आहारता शेष अप्राप्त राशि को डूबत ऋण के रूप में लिखकर स्वीकर्ता का खाता अंतिम रूप से बंद कर देता है। और यदि मान लिया जाए स्वीकर्ता से जो भी विपत्र प्राप्त हुआ था, उसकी आंशिक राशि, आंशिक मतलब कुछ भाग, थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, अगर प्राप्त होती है तो आहारता शेष अप्राप्त राशि मतलब जो भी अप्राप्त राशि है, जो राशि नहीं मिला, उस राशि को किस में डाल देता है? डूबत ऋण में डाल देता है। कौन डालेगा? लेखक डाल देगा। ठीक है। डूबत ऋण के रूप में लिखकर स्वीकर्ता का खाता अंतिम रूप से बंद कर देता है। इसी तरह स्वीकर्ता आंशिक राशि के भुगतान के साथ भुगतान नहीं की जा सकने वाली शेष राशि को हीनता खाते मतलब डिफिशियंसी अकाउंट में लिखकर आहारता का खाता बंद कर देता है। क्या होता है जब जो भी स्वीकर्ता है वो दिवालिया हो जाता है, तो उसके पास फिर भुगतान करने की क्षमता नहीं होती है। फिर उसके पास जो भी बचा होता है, उसका जो भी संपत्ति है, उसको बेच करके फिर जो भी दायित्व है उसके भुगतान किया जाता है। उसमें भी अगर स्वीकर्ता मान लीजिए किसी को विपत्र दिया है, मतलब विपत्र स्वीकृत किया है, लेकिन उस स्वीकृत विपत्र पर पूरा राशि देने में सक्षम नहीं है, तो आंशिक भुगतान अगर कर रहा है तो उसके लिए वो है जो है आंशिक भुगतान से संबंधित पंजी प्रविष्टि करेगा, और जितनी भी राशि है न भुगतान की जा सकने वाली उसको हीनता खाते करके लिखना पड़ता है। चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं कि पंजी प्रविष्टि इसका किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए पंजी प्रविष्टि में देखो 25 नंबर में ए ने बी को 12,000 रुपये का माल बेचा और इस रकम के लिए 3 माह अवधि वाला एक विपत्र लिखा, जिसे बी ने स्वीकृत कर लिया। भुगतान तिथि के पूर्व बी दिवालिया हो जाता है। भुगतान तिथि के पूर्व क्या हो जाता है? बी दिवालिया हो जाता है और उसकी संपत्ति से रुपये में मतलब 1 रुपया में 75 पैसे ही वसूल हुए। मतलब 1 रुपये जहाँ पर लेना है वहाँ पर केवल उस 1 रुपये के बदले में कितना मिला? उसको 75 पैसे ही मिला। इस प्रकार से जो है दिया रहेगा। ठीक है। ए की बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए तथा बी का खाता खोलिए। अब देखिए हमको इसको बनाना है। 1 रुपया मिलना था, लेकिन मिल कितना रहा है? 75 पैसे। 1 रुपये की जगह में 75 पैसे मिल रहा है। मतलब इसका समझिए 12,000 रुपये का माल बेचा है, तो 12,000 ना मिल करके इसका कितना मिलेगा? जैसे पेमेंट तो करना था उसको 12,000, लेकिन 12,000 नहीं मिला, उसको कितना मिल रहा है? 12,000 से कम मिलेगा। और कितना मिलेगा? तो इसकी गणना करने के लिए देखिए 1 रुपया मतलब आप मान के चलिए 100%। कितना? एक पूरा 100%। 1 रुपये में कितने पैसे होता है? 1 रुपया में होता है 100 पैसे। और 75 पैसे मतलब 75, ठीक है, 75 पैसा है, ये तो पैसा में ही गिनाएगा। अब 1 रुपया मतलब 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 100 पैसे में उसको कितना पैसा मिल रहा है? 75 पैसे। तो ठीक उसी प्रकार से आपको जब निकालना रहेगा तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 12,000 मान लीजिए 12,000, तो 12,000 गुणित 75/100
100 रुपये के हिसाब मतलब 75% समझिए इसको, कितना समझिए 75% मान के आपको निकालना, जितना भी रहेगा। 1 रुपया में तो हम 75 पैसे बोलेगा तो 75% समझिएगा, 1 रुपया में 25 पैसे बोलेगा तो 25% समझिएगा, ठीक है। 1 रुपया में 20% बोलेगा तो 20 पैसे समझिएगा, 1 रुपया में 25 पैसे 50 पैसे जैसा बोलेगा उसके हिसाब से आपको परसेंट आपको समझ जाना है, ठीक है। ये उसका ट्रिक है निकालने के लिए कि अगर 1 रुपया में 75 पैसे बोल रहा है मतलब 75%, 12,000 का 75% हमको निकालना पड़ेगा। 1 रुपया में 50 पैसे बोलता है तो 12,000 का 50% निकालते, ठीक। 1 रुपया में 25 पैसे बोलता है तो हम 1 रुपया के मतलब रुपये में 25 पैसे के हिसाब से प्राप्त हुए बोलते थे, यहाँ पे 25% निकालते। तो यहाँ पर 75% बोला इसलिए हम 75 कर देंगे और यहाँ पर 75 शून्य हो जाएगा, 75 दूने 150 होता है और हाथ का है 15, 75 एकम 75 और 15 को जोड़ दो, 5 5 10 शून्य, हाथ का 1 7 1 8 1 9, कितना हो गया 90 हो गया, मतलब 9,000 रुपया इसको क्या होगा प्राप्त होगा, किसको, लेखक को, ठीक है। अब बाकी जो 3,000 रुपये है वो किस में जाएगा, डूबत ऋण खाते में जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको बनाते हैं तो समझ में आएगा आपको। चलिए, ए ने बी को माल बेचा 12,000 का, तो हम लिख दिए क्या, बी का खाता विकलन विक्रय खाता से। अब विपत्र 3 माह की अवधि वाला विपत्र लिखा जिसे बी ने स्वीकार कर लिया, तो प्राप्य विपत्र खाता विकलन बी से हो गया 2 ठो। यहाँ पे देखिए बी विकलन विक्रय खाते से और प्राप्य विपत्र खाता विकलन बी से 12,000 का विपत्र मिला इसलिए, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, भुगतान तिथि से पूर्व जो है बी जो है क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। दिवालिया हो जाएगा तो मतलब वो भुगतान कर नहीं पाएगा, मतलब विपत्र का क्या हो गया, अनादरण मानना है। अगर दिवालिया हो जाता है मतलब क्या मानना है हमको, विपत्र का अनादरण मानना है, क्योंकि वो भुगतान नहीं कर पाएगा। तो हम उसको क्या कर देंगे, लौटा देंगे किसको, बी को। तो बी का खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से विपत्र का अनादरण भुगतान तिथि के पूर्व दिवालिया होने पर 12,000 का हमने विपत्र लौटा दिया किसको, बी को, ठीक है। अब उसके बाद में बी के द्वारा जो है हमको राशि प्राप्त होती है कि रुपये में 75 पैसे के हिसाब से राशि वो ला करके देता है। तो हम लिखेंगे क्या, रोकड़ खाता विकलन, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण खाता विकलन बी से। रोकड़ खाता विकलन करके लिख दिया हमने, जितना राशि प्राप्त हुआ 9,000 मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाला है 9,000। और डूबत ऋण खाता विकलन करके 3,000, क्योंकि 9,000 मिला है तो बचा कितना, 12,000 में 3,000 बचा, तो 3,000 हमने डूबत ऋण में डाल दिया और बी से, तो बी से करके हमने 12,000 लिख दिया। पूर्ण भुगतान में रुपये में 75 पैसे की दर से प्राप्ति हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसकी पंजी पुष्टि होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 1 जुलाई 2001 को रवि ने सोम को 12,000 रुपये का माल बेचा। किसने किसको बेचा, रवि ने बेचा, किसको बेचा, सोम को। तो सोम को बेचा मतलब सोम क्रेता हो गया, क्रेता को हम स्वीकर्ता बोलते हैं, विपत्र की भाषा में क्या बोलेंगे, स्वीकर्ता। और रवि क्या हो गया, विक्रेता हो गया, लेखक बोलते हैं इसको। इस हेतु 2 अलग अलग अवधि वाले विपत्रों पर सोम ने अपनी स्वीकृति दी। अब इसके लिए क्या किया, सोम जो है 2 ठो विपत्र लिखने के लिए बोला किसको, रवि को, कि भाई तू 2 ठो विपत्र लिख दे, है ना। तो 2 ठो विपत्र लिखा, किसने, रवि ने लिखा सोम के लिए। अब सोम ने उसमें क्या कर दी, स्वीकृति दे दी। एक जो विपत्र था वो 4,000 रुपये का था और दूसरा जो विपत्र था वह 8,000 रुपये का था। तो 4,000 रुपये का पहला विपत्र 2 माह तथा शेष 8,000 रुपये का दूसरा विपत्र 3 माह अवधि का है, ठीक है। दोनों अलग अलग अवधि का था। दूसरे विपत्र को रवि ने अपने बैंक से 6% वार्षिक दर पर भुना लिया। भुना लेना मतलब बैंक से जो है, बैंक में उस विपत्र को जा करके दिया और उसके बदले क्या ले आया, पैसा ले आया, ठीक है। बट्टे पर 6% वार्षिक बट्टे पर भुना लिया, ठीक है। वार्षिक दर पर भुना लिया मतलब बट्टे पर भुना के लाया। तो ये जो दूसरा विपत्र कौन सा है, 8,000 का, इसको विपत्र को भुना के ले आया। और पहला जो विपत्र था उसको नहीं लाया, दूसरे को लेके आया, ठीक है। पहले विपत्र का भुगतान देय तिथि पर हो जाता है। पहला जो विपत्र था उसका भुगतान जिस समय होना था उस समय हो जाता है, किंतु दूसरे विपत्र के भुगतान मतलब दूसरे विपत्र की देय तिथि के पूर्व ही सोम दिवालिया हो जाता है। दिवालिया हो जाना मतलब उसके पास फूटी कौड़ी ना बचना, उसके बाद भुगतान करने
करने की क्षमता नहीं होना, इसको बोलते हैं दिवालिया होना। और वह अपने लेनदारों को रुपये में 25 पैसे का ही भुगतान कर पाता है। रुपये में कितने? 25 पैसे का ही भुगतान कर पाता है। तो हमको यहाँ पर कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। 1 रुपये में 25 पैसा, तो 8,000 रुपये का 25% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 25%। ठीक है, दोनों पक्षों की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ कीजिए। अब हमको देखना है और बनाना है। चलिए, इसका पंजी प्रविष्टि कैसे होगा देखिए। पहला तो हम सोम को बेचे तो हम लिख देंगे सोम विकलन विक्रय खाता से माल उधार बेचा। ठीक है, 12,000 कितना का है? ये 12,000 का है, ये भी है ना, तो 12,000। प्राप्य पत्र खाता विकलन, प्राप्य विपत्र क्रमांक 1, क्योंकि 2 विपत्र था, एक विपत्र 4,000 का है और दूसरा विपत्र 8,000 का है, तो हम लिख देंगे प्राप्य विपत्र खाता 1 विकलन, प्राप्य विपत्र खाता 2 विकलन सोम से, मतलब 2 विपत्र पर अपनी स्वीकृति दी। एक 4,000 का, दूसरा 8,000, टोटल कितना हो गया? 12,000। अब तीसरा जो होगा एंट्री वह होगा, देखिए पहला मतलब दूसरा जो विपत्र था 8,000 का, उसको बैंक से बट्टे पर भुना करके ले आया है, तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से, क्योंकि दूसरे विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुना कर लाया, तो हम लिखते हैं बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितने का था विपत्र? 8,000 का था। 8,000 में कितने माह की अवधि का कैलकुलेशन करना पड़ता है? 8,000 गुणित कितने परसेंट? 6% गुणित कितने माह की अवधि का था? 3 माह की अवधि का था, है ना। 100 गुणित क्या कर देंगे? 12, 3 एकम 3 चौक, और यहाँ पे 0 काट दिए, 2 4 एकम और 4 दूने, और 6 दूने 12, 120 कितना हो गया? 6 दूने 12, 4 एकम 4 दूने 8। 1 मिनट कैलकुलेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर कैलकुलेशन सही किया है। यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है? 120 रुपये आ रहा है। हमने यहाँ पे केवल 20 लिख दिया था, इसलिए दुविधा हो रही थी। यहाँ पर देखिए हमारा कैलकुलेशन कर लिया। 8,000 गुणित 6 गुणित 3 बटे 100 गुणित 12, क्योंकि 3 माह का था इसलिए 3 बटे 12, और 6% के साथ तो 6 बटे 100 और 8,000 का। ठीक है, तो इस प्रकार कैलकुलेशन करके 120 निकल गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाते से 120 रुपये बट्टा, तो 8,000 में 120 घटा दिया, कितना आ गया? 7,880 रुपया बैंक से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए सितंबर 4 तारीख को क्या बोल रहा है कि सितंबर 4 को, 1 मिनट, इसमें लिखा है कि किंतु दूसरे विपत्र की देय तिथि पर, देय तिथि कब था? तो सितंबर 4 था। ठीक है, दूसरा विपत्र की देय तिथि सितंबर, अच्छा ये पहले विपत्र को देख ले। एक विपत्र को हमने बैंक से बट्टे पर भुना लिया। ठीक है, दूसरा जो है वो उसका भुगतान समय पर हो गया। देखिए क्या बोल रहा है कि पहले विपत्र का भुगतान देय तिथि पर हो जाता है। पहले देय तिथि मतलब 2 माह की अवधि, तो जुलाई के बाद अगस्त से सितंबर के को 1 तारीख को उसका ड्यू था, लेकिन तो अनुग्रह दिवस का जोड़ देते हैं तो 4 तारीख को भुगतान होगा। तो रोकड़ खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से करके हमने विपत्र क्रमांक 1 की जो राशि है वो प्राप्त हो गई, तो रोकड़ खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से करके 4,000 लिख दिया। ठीक है, विपत्र 1 का भुगतान प्राप्त हुआ। अब अक्टूबर 4 को हम लिखेंगे क्या? देखिए दूसरा जो विपत्र था हमने बैंक से बट्टे पर भुना लिया था। अब जब विपत्र के भुगतान की अवधि आई, क्योंकि विपत्र का भुगतान होना था अक्टूबर 4 तारीख को, और उसके पहले जो है सोम क्या हो गया? दिवालिया हो गया। प्रश्न में कहा है, तो वो सोम दिवालिया हो गया, तो हमको सोम को वापस करना पड़ेगा, फिर अनादरण की प्रविष्टि होगी। तो सोम विकलन बैंक खाता से, तो विपत्र 2 का अनादरण होने पर, और इसको हमने कहाँ लौटा दिया? सोम को लौटा दिया, इसलिए 8,000 यहाँ पर 8,000 हो गया। अब देखिए प्रश्न में ये बोला है कि रुपये में 25 पैसे के हिसाब से सोम से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुआ, तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन। जो पैसा नहीं मिला उसके लिए हम खोलते हैं डूबत ऋण खाता, तो रोकड़ खाता विकलन डूबत ऋण खाता विकलन सोम से पूर्ण भुगतान में रुपये में 25 पैसे की दर से प्राप्त हुए। अब देखिए अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 8,000 रुपये है,
8,000 का 25%, 25 पैसे के हिसाब से मिला 100 रुपये में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25/100, 0 0 0 0 और 25 का गुणा कर दो, 25 अट्ठे 200 होता है, 200। अब एक शून्य है तो और शून्य लगा देते, मतलब कितना रुपये प्राप्त हुआ, 2,000 रुपये प्राप्त हुआ 8,000 में से, और 6,000 रुपये क्या हो गया हमारे डूबत ऋण में, पैसा इसका डूब गया, इसलिए हम डूबत ऋण खाता करके लिख दिए 6,000 और 2,000 रुपये रोकड़ खाता विकलन करके लिख दिए। इस प्रकार से होगा रोकड़ खाता विकलन, डूबत ऋण खाता विकलन सोम से, ठीक है। सोम से पूर्ण भुगतान में रुपये में 25 पैसे की दर से प्राप्त हुए। इस प्रकार से इसकी पंजी प्रविष्टि होगी। अच्छा, इसके विपरीत सोम की बहियों में कैसे पंजी प्रविष्टि होगी उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न में लिखा है कि दोनों की बहियों में, तो सोम के में तो पहला जो पंजी प्रविष्टि होगा वह होगा क्रय खाता विकलन रवि से, क्योंकि रवि से उधार माल खरीदा तो रवि से माल क्रय किया, लिखा गया। फिर उसके बाद रवि को विपत्र दिया तो रवि विकलन देय विपत्र खाता 1 से और देय विपत्र खाता 2 से, क्योंकि एक जो है 4,000 का था और दूसरा जो है 8,000 का था, हो गया दोनों। फिर देय विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से, जो देय विपत्र खाता 1 था, मतलब देय विपत्र क्रमांक 1 जो कि 4,000 का था, उसका भुगतान समय पे किसने कर दिया, सोम ने कर दिया, इसलिए लिखा है देय विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाते से करके 4,000। अब देखिए चौथा जो है अक्टूबर 4 को देय विपत्र खाता विकलन रवि से, क्योंकि अक्टूबर 4 को भुगतान करना था विपत्र को, लेकिन सोम जो है दिवालिया हो गया, तो उसके पास वो भुगतान करने की क्षमता ना रही, और बैंक ने उस विपत्र को क्या कर दिया, लौटा दिया। किसको लौटा दिया, रवि को लौटाया, और रवि ने किसको लौटा दिया, सोम को लौटाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देय विपत्र खाता विकलन, देखिए या जब भी स्वीकर्ता की बहियों में लिखोगे तो स्वीकर्ता की बहियों में विपत्र के अनादरण के समय जो है जिसको स्वीकर्ता ने स्वीकृति दी थी उसी का नाम ही लिखाएगा यहाँ पे, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे रवि को स्वीकृति दी थी, अब रवि ने उसको बैंक में जाकर के बट्टे पर भुना के ले आया है, तो ऐसा नहीं लिखाएगा कि देय विपत्र खाता विकलन बैंक खाता से। ये तो क्या बोलते हैं, लेखक जो है, लेखक मतलब जो लिखता है विपत्र, वो अपनी बहियों में ये लिखता है कि सीधा सोम विकलन लिखेगा बैंक खाता से करके, डायरेक्ट बता देता है कि जो है विपत्र अनादरण हो गए करके। लेकिन यहाँ पर जो स्वीकर्ता है उसकी बहियों में केवल ऐसा ही लिखाएगा कि जिसको उसने विपत्र की स्वीकृति दी उसी का नाम लिखाएगा, चाहे वो विपत्र को बेचान किया हो, चाहे विपत्र को बट्टे पर भुना के लाया हो, भुना करके ले गया हो, या कैसे भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देय विपत्र खाता विकलन हो जाएगा, देय विपत्र खाता दो विकलन रवि से विपत्र का अनादरण होने पर वापस 8,000। अब रवि को क्या किया, हमने भुगतान किया है ना, सोम जो है भुगतान किया, तो रवि विकलन हो जाएगा रोकड़ खाता से। रोकड़ खाते से मतलब जितना रुपये वो दिया है, और हिंता खाते से वो क्या लिखेगा, हिंता खाता। क्या लिखा, जैसे लेखक लिखता है डूबत ऋण खाता करके, क्योंकि उसका डूब जाता है पैसे इसलिए, और ये क्या लिखेगा, हिंता खाता से, जितना पैसा वो नहीं चुका पा रहा है उसको हिंता खाते में डालेगा, क्योंकि वो उसके लिए जो है उतनी की कमी हो रही है, ठीक है, इसलिए ऐसा करता है। तो रवि विकलन रोकड़ खाता से 2,000, हिंता खाता से 6,000, पूर्ण भुगतान में रुपये में 25 पैसे की दर से भुगतान करने पर, ठीक है। अच्छा, अब एक और है उसको भी देख लीजिए। 28 नंबर का क्वेश्चन है ये, एक्स ने 2,000 रुपये का माल वाई को बेचा, उस पर 3 माह की अवधि का विपत्र लिखा, वाई ने स्वीकार कर वापस लौटा दिया। वाई ने क्या किया, स्वीकार कर वापस लौटा दिया। एक्स ने वाई को माल बेचा, मतलब वाई स्वीकर्ता है और एक्स जो है लेखक है। एक्स ने उसे बैंक से 6% बट्टे की दर पर भुना लिया, देय तिथि पर बिल जो है अनादरित हो गया। बैंक ने 20 रुपये निकराई ब्याज के दिए। एक्स पुस्तकों में लेखे कीजिए, एक्स जो है लेखक है, तो लेखक के पुस्तकों में क्या पंजी प्रविष्टि होगी, तो ये सिंपल सा है। जैसे माल बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, माल बेचा तो वाई का खाता विकलन विक्रय खाते से, प्राप्य पत्र खाता विकलन वाई से, अब बट्टे पर बैंक से भुना लिया है तो रोकड़ खाता मतलब बैंक खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से, ठीक है, बट्टे पर भुनाया तो प्राप्य पत्र खाता से अनादरित हो गया, तो हम लिखेंगे वाई का खाता विकलन बैंक खाता से, और निकराई ब्याज का दिया है तो वो भी बैंक खाता में ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से 4 पंजी प्रविष्टि इसकी होगी 27 नंबर की। 28 नंबर में है विपत्र का नवीनीकरण। विपत्र का नवीनीकरण वाले को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विपत्र का नवीनीकरण होता है, क्योंकि जो है इसके थ्योरी को भी आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम जो है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर हम लोग अकाउंट के जो जितने भी क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और देखिए आप लोगों को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधिक से अधिक जो है लोगों तक जो है वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। और मेरे बनाने का जो मकसद है कि आप लोगों को घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट जो है आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल सके, अच्छे से पढ़ाई हो सके। तो उस उद्देश्य को आप भी अपने से सहयोग कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी कक्षा 11वीं के 12वीं के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन तक। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।